पार्ट वन में हमने बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआईए नोटिफिकेशन 2006 टिल मार्च 2025 तक कवर कर लिया। अब जो पार्ट टू रहेगा हमारा वो ये है कि प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर ईआईए नोटिफिकेशन 2006। ठीक है, क्या रहेगा? प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर ईआईए नोटिफिकेशन 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यही टॉपिक आपको जो है ईआई नोटिफिकेशन के बारे में पूरा कवर करके देगा कि एक्चुअली ईआई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसी क्लियरेंस कैसे लेते हैं पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। दोस्तों, हमने ये जो फर्स्ट पेज से लेकर के फोर्थ पेज तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पेज में आज जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर जो अथॉरिटीज़ के बारे में मैंने पार्ट वन में समझा था, ये सारे चीज़ें कवर हो चुके थे कि स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी क्या काम करती है, उसमें कौन से पावर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने उनको। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के बारे में भी मैंने पार्ट वन में समझाया है। फिर कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ के बारे में भी समझाया है। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक कवर कर लिया गया है। अब जो सेकंड पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस कैसे होता है। कि सपोज आपका कोई एक प्रोजेक्ट है और उसका क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको लेके आना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। ये जब हम लोग स्कीड्यूल वाली जो टेबल पढ़ेंगे तो ये भी एक पार्ट में आएगा, लेकिन ये सेकंड पार्ट पढ़ाने से पहले मैं ये स्कीड्यूल वाली टेबल दिखाना चाहता हूँ ताकि जो है आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप समझिए कि सपोज आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, या तो वो माइनिंग ऑफ मिनरल्स में आता है, या तो ऑफशोर ऑनशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में आता है, रिवर वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में आता है। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग नाम दिया हुआ है: कोल वर्सरीज, मिनरल बेनिफिकेशन, पैलेट प्लांट, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कैटेगरी विथ थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये क्या है? कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। जैसे मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि हर प्रोजेक्ट को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में वो क्लासीफाई होता है। और मैंने पार्ट वन में ये भी समझाया था कि कैटेगरी बी फर्दर क्लासीफाई एज कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग ये प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये सब जो सेकंड वाला कॉलम है, आप देखिए, थर्मल पावर प्लांट, कोल वर्सरीज, मिनरल बेनिफिकेशन। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, सपोज आपका प्रोजेक्ट है, मान के चलिए पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो मैं इसमें से पेस्टिसाइड ढूंढूंगा। ये वाले टेबल में पेस्टिसाइड कहाँ आया? देखिए, अभी इसमें मैं पेस्टिसाइड मिल गया मेरे को। पेस्टिसाइड कहाँ आया? 5B। तो कैटेगरी आपका कौन सा होगा? सॉरी, जो पेस्टिसाइड का जो सीरियल नंबर है वो कौन सा आएगा? 5B के अंडर। तो ये क्या आता है? पेस्टिसाइड इंडस्ट्री एंड पेस्टिसाइड स्पेसिफिक इंटरमीडिएट्स एक्सक्लूडिंग फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये जो कॉलम है, ये जो थर्ड वाला कॉलम है, ये कैटेगरी ए वाला है, और फोर्थ वाला कॉलम कैटेगरी बी वाला है। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ऑल यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स फॉल्स अंडर कैटेगरी ए। ठीक है, और कैटेगरी बी में कुछ भी नहीं है। देखो, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ऐसे ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑल प्रोजेक्ट्स जो है कैटेगरी ए में आएगा, और बी में कुछ भी नहीं है। इसमें भी बहुत सारे आगे आगे देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं। वो एग्जाम्पशन भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आपको इसीलिए मैं ये टेबल दिखा रहा हूँ। आपका पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट को आपको इसी टेबल के अंदर ढूंढना है, और उसका जो कंडीशंस हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में जाएगा या कैटेगरी बी में जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है। अब वो कैटेगरी ए और बी क्लासीफाई जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कर लिया, उसके बाद जो है आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल अभी छोड़ के मैं पेज नंबर 5 की तरफ चलता हूँ वापस। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, अप्रेजल कमिटीज से लेकर के जो हम लोग पर्टिकुलर मेरे प्रोजेक्ट के लिए या आपके प्रोजेक्ट के लिए, अगर सपोज आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आना है तो किस तरीके से लाते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं।
तो जो पार्ट 1 में हमने समझा था कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है और उसका बैकग्राउंड क्या है। आज के इस पार्ट 2 में हम डिटेल में देखेंगे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने का प्रोसेस या ये नोटिफिकेशन 2006 के अंडर कैसे होता है। ये प्रोसेस हर नए प्रोजेक्ट एक्सपांसन या मॉडर्नाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक नया प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप सोचो कि अगर सपोज आपने ईसी ले रखा है, नया प्रोजेक्ट आपने लिया है, लेकिन आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले रखा है, लेकिन आपको सपोज आपका वही चीज़ को और एक्सपांड करना हुआ और सपोज कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करना हुआ और सपोज आपका कुछ जो है ईसी का वैलिडिटी खत्म हो गया और एक रिन्यूअल ईसी लेना हुआ, तो इसके लिए भी आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर ध्यान रखना होता है। तो ईसी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो कितने टाइप के होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिखा कितने टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेश ईसी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं लिखता हूँ। एक होता है फ्रेश ईसी। फ्रेश ईसी मतलब सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट एक खाली जमीन पे आपको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है। सपोज आपके पास सिर्फ प्लानिंग है, कोई अभी सेटअप नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ ज़मीन आपने खरीदा हुआ है, आप सोच रहे हो कि मैं इसके ऊपर मेरा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करूंगा या कुछ भी एक्टिविटी करूंगा, तो उस केस पे आप जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जाओगे तो वो क्या बोलेगा उसको, फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, फिर सेकेंड आता है एक्सपांसन। क्या होता है, एक्सपांसन ऑफ ईसी। ये कौन सा ईसी है, सपोज आपने अपना जो फ्रेश ईसी लेने के बाद, ध्यान रखिएगा, फ्रेश ईसी लेने के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट को एक खाली जमीन के ऊपर आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, अब उसको एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपांसन के लिए जाओगे। तो एक्सपांसन ऑफ ईसी के लिए जाओगे। सपोज आपने मान के चलो, मैं अभी जैसे आपको बता रहा था पेस्टिसाइड आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो पेस्टिसाइड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो पेस्टिसाइड आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रेश ईसी के टाइम पे 100 मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन करने वाले का प्लानिंग था फ्रेश ईसी के टाइम पे, तो इसके लिए आपने फ्रेश ईसी ले आए। ठीक है, ईसी का पूरा प्रोसेस करके 100 मेट्रिक टन पर एनम के बेसिस पे आपने फ्रेश ईसी ले आया। लेकिन आपको ये कंटिन्यूएशन के, आप जब ये प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए उसके बाद 1 साल या 2 साल के बाद आपने सोचा कि यार मेरा 100 मेट्रिक टन से मेरे को 1000 मेट्रिक टन करना है, तो ये 100 मेट्रिक टन के केस में जो आपका पॉल्यूशन लोड रहा होगा, है ना, पॉल्यूशन लोड मतलब समझ लो कि वाटर कंजप्शन, ये प्रोजेक्ट के लिए आपने कितना वाटर कंजप्शन किया, फ्रेश ईसी के टाइम की बात कर रहा हूँ, 100 मेट्रिक टन के लिए। ठीक है, वेस्ट वाटर जो जनरेट हुआ होगा, जो एयर एमिशन होगा, ठीक है, जो वेस्ट जनरेट होगा, तो ये जो कैलकुलेशन आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के टाइम पे दिया होगा 100 मेट्रिक टन के लिए, जब आप एक्सपांसन करने जाओगे ये 1000 मेट्रिक टन के लिए आपका ये सब बढ़ जाएगा, राइट। 100 मेट्रिक टन के लिए अगर जो भी आपका वैल्यू निकल के आई होगी, वाटर कंजप्शन, वेस्ट वाटर, एयर एमिशन, वेस्ट जनरेशन, अब 1000 मेट्रिक टन पर एनम के प्रोडक्शन के बेसिस में ये जो है आपका ये सारे पैरामीटर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो एक्सपांसन ऑफ ईसी के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्यों, आप जो है पॉल्यूशन लोड अपना बढ़ा रहे हो। तो दूसरा जो ईसी है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांसन ऑफ ईसी। तो ईसी समझ गए, फ्रेश ईसी, एक्सपांसन ऑफ ईसी। तीसरा एक आता है अमेंडमेंट ऑफ ईसी। क्या बोल देंगे, अमेंडमेंट ऑफ ईसी। इसमें क्या हो, इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन के लिए बात किया, राइट, पर्टिकुलर आपका प्रोडक्शन है उसको आप एक्सपांड करके आपका कैपेसिटी एनहांस कर रहे हो। लेकिन अमेंडमेंट ऑफ ईसी में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। सेम मतलब आपने फ्रेश ईसी के टाइम में 100 मेट्रिक टन लिया है, 100 मेट्रिक टन पर एनम लिया है, लेकिन अमेंडमेंट किस चीज़ का करोगे, सपोज आपका कोई यूटिलिटी बढ़ रहा है, यूटिलिटी माने कि सपोज कोई आपका बॉयलर या कूलिंग टावर आपका कहीं नया आया या आपका पर्टिकुलर कोई ऐसा मतलब उसके यूटिलिटी या उसका जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट के अलावा, सपोज आप मान के चलो कि कुछ एक नया सेटअप आप कर रहे हो साइट पे, जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है प्रोडक्शन को छोड़ के, तो उस केस पे हम अमेंडमेंट ऑफ ईसी में जाएंगे। समझ गए,
तो ये ऑफ अमेंडमेंट ऑफ ईसी, पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, लेकिन जो है उसके अलावा दूसरे भी जो भी आप एक्टिविटी करना चाहोगे तो जो है आपको अमेंडमेंट ऑफ ईसी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का ईसी हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ ईसी। एक्सटेंशन ऑफ ईसी, जो आपने फ्रेज ईसी लिया होगा इसका कुछ पीरियड होगा कि इतने पीरियड के लिए ये वैलिड रहेगा, लेकिन जब इसका टाइमलाइन खत्म हो जाएगा तो आपको जो है इसको रिन्यू करके एक नया ईसी लेना पड़ेगा, तो वो है एक्सटेंशन ऑफ ईसी। तो आप समझ गए होंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस कितने टाइप के होते हैं, फ्रेश ईसी होता है, एक्सपांशन ऑफ ईसी होता है, अमेंडमेंट ऑफ ईसी होता है और एक्सटेंशन ऑफ ईसी होता है। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं इसको लिया कैसे जाता है। देखिए ये सबके लिए प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन जो छोटे मोटे एग्जेम्पशंस आएंगे मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेज 1 समझेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 समझेंगे, उसमें समझेंगे हम स्क्रीनिंग। क्या समझेंगे, स्क्रीनिंग। ठीक है, ये पेज नंबर 6 और 7 में लिखा गया है। देखिए स्टेजेस इन प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ईसी प्रोसेस। अब ये जो है हम डिटेल में समझेंगे। ईसी प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे कि हमको एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए लेना है, तब जो है सबसे पहला स्टेज आएगा वो क्या होगा, स्क्रीनिंग। स्टेज 1 स्क्रीनिंग, स्टेज 2 क्या रहेगा, स्कोपिंग, स्टेज 3 क्या रहेगा, पब्लिक कंसल्टेशन, स्टेज 4 क्या रहेगा, अप्रेजल। अप्रेजल मतलब कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करके दे दिया गया, या तो ग्रांट नहीं हुआ तो वो होगा रिजेक्ट, या तो ग्रांट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो स्टेज 4 में हमारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग सिर्फ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए होता है। स्क्रीनिंग सिर्फ, ध्यान रखिएगा, ये जो है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए होता है। जैसे ही मैंने आपको टेबल पे बताया था, आपका प्रोजेक्ट कौन से कैटेगरी में फॉल हो रहा है, आपने वो टेबल पे देख के आपका प्रोजेक्ट को क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट अगर कैटेगरी बी में आ रहा है तो आपका प्रोजेक्ट जो है स्टेज 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग सिर्फ कैटेगरी बी के लिए होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में फॉल हो रहा है तो आपका प्रोजेक्ट स्टेज 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो कैटेगरी ए जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस में आएगा ही नहीं। ध्यान में आया। तो हम समझते हैं स्क्रीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बी प्रोजेक्ट के लिए होता है। इस स्टेज में स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी एसीएसी जो है फॉर्म 1 एप्लीकेशन को चेक करती है और डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट को B1 में डाला जाए या B2 में। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि जो है आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या क्या था। तो वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कैटेगरी बी है वो फर्दर क्लासीफाई किया होता है कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 में। ठीक है, तो जो कैटेगरी B1 B2 में स्क्रीनिंग के टाइम पे ही आपको डिसाइड होगा, ये जो कैटेगरी बी है स्क्रीनिंग के टाइम में डिसाइड होगा कि आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी B1 में आता है या कैटेगरी B2 में आता है। ठीक है, तो वो स्क्रीनिंग के टाइम पे डिसाइड होगा। तो B2 प्रोजेक्ट्स इनके लिए EIA रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखिए, अब जो है ये B1 अगर आपका प्रोजेक्ट B1 में फॉल हुआ तो उसमें B1 के फेजेस में जब आप B1 में फॉल हुए, जब आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस को स्टेज वाइज आप प्रोसेस करते जाओगे तो बीच में है ना एक आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना होता है, जो कि आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को देना होता है कि भाई ये जो है आप रिपोर्ट ले लीजिए, हमारा इम्पैक्ट क्या रहने वाला है हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेसिस पे, वो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो अगर ये स्क्रीनिंग के टाइम में आपका प्रोजेक्ट B1 में आया तो आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी B2 में फॉल हुआ तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जो है कैटेगरी B2 मैं आपको जैसे बताया था, कैटेगरी B2 जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम करती है, इसके लिए उसको इम्पैक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी नहीं। तो स्क्रीनिंग सिर्फ जो है कैटेगरी B1 में आता है या B2 में आता है, उसी के लिए ये है। अब जो अपेंडिक्स जो है, आप देखिए इसमें पीछे जाएंगे ना, अपेंडिक्स 9 आप देखिए, एक मिनट,
यहाँ पे देखिए, या पीछे ना फॉर्म्स वगैरह दे रखा है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको रेफरेंस प्रॉपर हो, ये चीज़ इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये अपेंडिक्स 9 जो है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, एग्जेम्पशंस ऑफ सर्टन केसेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स 9 में कुछ केसेस दिए गए हैं जो स्क्रीनिंग से एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब उनको प्रायर इसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, उनके लिए ये कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जो ये एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, इसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये पेज नंबर 57 में है, तो ये ना ही स्क्रीनिंग में आएंगे ना ही आगे के फेज में आएंगे, इतना तो जो है आप बिना इसी का कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट को। अब अगर आपका प्रोजेक्ट इसमें फॉलो होता तो आप बिना इसी का कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेज 2 में पढ़ेंगे स्कोपिंग। स्क्रीनिंग समझ में आ गया आप सभी को, मेरे को लगता है स्क्रीनिंग समझ में आ गया होगा। अब जो है स्टेज 2 में क्या है, स्कोपिंग। स्कोपिंग पढ़ते हैं। स्कोपिंग का मतलब है प्रोजेक्ट के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना। इसमें डिसाइड होता है कि ईआईए रिपोर्ट बनाते वक्त कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर करना होगा। कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट के लिए स्कोपिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब MOEF एंड CC ने सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टॉर डेवलप किया है जो वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड टॉर कुछ प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली इशू किया जाता है विद इन 7 वर्किंग डेज, जैसे हाईवेज इन बॉर्डर स्टेट्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स, एक्सपांसन प्रपोजल्स एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स को EAC और SCAC के पास भेजा जाता है जो 30 दिन का अंदर स्पेसिफिक टॉर रिकमेंड करते हैं। टॉर का वैलिडिटी नॉर्मली 4 ईयर्स होता है, जैसे रिवर वैली एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 5 ईयर्स। कोविड पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को वैलिडिटी कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, अब मैं देखिए आपको है ना थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे ही आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए अभी आपने स्क्रीनिंग के टाइम में कैटेगरी B1 और B2 तो क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि ऑथोरिटी जो है, कौन से ऑथोरिटीज़ होते हैं। लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जो CR DIA, ठीक है, और एक MOEF CC। अगर सपोज आपका प्रोजेक्ट, देखो ये स्कोपिंग से पहले मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ऐसे स्कोपिंग के बारे में पर्टिकुलर जो है आपको मैंने बता चुका है। अभी ये जो है आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये जो फ्लो है आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सपोज ये कैटेगरी A है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट सपोज कैटेगरी A में है, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया उसमें क्या लिखा था, पेस्टिसाइड का सारा प्रोजेक्ट कैटेगरी A में जाएगा और B में कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ही आपके जो प्रोजेक्ट है आप देख लेना आपके टेबल पे कि आपका प्रोजेक्ट जो है कैटेगरी A में जाएगा B में जाएगा। ठीक है, वो हम समझेंगे। लेकिन अगर सपोज आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी A में गया, ठीक है, तो इसका EC कौन देगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस कौन देगा, MOEF एंड CC। ठीक है, मिनिस्ट्री आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट करके देगी। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी B में फॉल हुआ तो आपको कौन EC देगा, SEIAA। SEIAA का मतलब स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी। ठीक है, समझ गए। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, MOEF CC को रेकमेंड कौन करेगा, इसका एक अप्रेजल कमिटी जो आपको EC लेके जो देती है, ये तो फाइनल ग्रांटिंग अथॉरिटी है, लेकिन इसको सलाह मतलब इसको रिकमेंडेशन कौन देगा, EAC। जो मैंने बताया था आपका प्रोजेक्ट, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो जो भी एप्लीकेशन, जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे, कुछ भी करोगे, जिसके साथ डीलिंग करोगे, वो सब EAC का डील करेगा। अब EAC रिकमेंड करेगा इसको कि हाँ ठीक है, इसका प्रोजेक्ट सब कुछ सही है, आप जो है आप मिनिस्ट्री को बोलेगा, आप जो है आप ग्रांट करके दे दीजिए। तो फाइनल ग्रांटिंग अथॉरिटी ये है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट स्टडी सब कुछ EAC करने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। अब ये सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, MOEF CC तो सेंट्रल लेवल पे है और ये तो स्टेट लेवल पे है, तो इसका जो है रिकमेंडेशन कमेटी कौन रहेगा, SEAC। ठीक है, EAC के आगे एस लगा के दिया गया, क्यों, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे फॉलो होता है। तो स्टेट लेवल, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, अब जो है
सपोज आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में फॉल हुआ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करोगे। एप्लीकेशन फाइल करोगे जो स्कोपिंग में मैंने आपको बताया, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है 7 दिन के अंदर कुछ मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 30 दिन के अंदर मिलता है, ठीक है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस वन टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट ही होता है। पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट के बारे में आपने कुछ एप्लीकेशन में लिख करके दे दिया, और जो है EAC उसको स्टडी करके विद इन 7 डेज टर्म ऑफ रेफरेंस इशू कर देती कि हाँ भाई आपका प्रोजेक्ट हमको रिसीव हो चुका है, आपका प्रोजेक्ट हमने स्टडी कर लिया है, और ये आपका प्रोजेक्ट में रहने वाला है, एक्टिविटी आपका ये होने वाला है, हमने ये रिसीव कर लिया और ये एक्नॉलेजमेंट हमने कर लिया करके आपको हमने प्रूफ दिया। तो वो किस तरीके से देते हैं, कैसे देते हैं, टर्म TOR के बेस फॉर्म में देते हैं। तो ये एक TOR रिलीज करते हैं। अभी आपको इसी नहीं मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट दिया है आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका जो प्रोजेक्ट है हमारे पास आ चुका है, हमने थोड़ा उसको स्टडी कर लिया है और हम जो है आपको हमारा साइड से एक्नॉलेजमेंट करके देते हैं। तो ये है टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करते हैं। तो वो क्या होगा, जो टर्म ऑफ रेफरेंस का जो बात बनी, ये कहाँ पे बनी, स्कोपिंग के फेज में बनी। तो स्टेज 2 जो है स्कोपिंग के फेज में बनी। ये शायद क्लियर हो गए हैं अभी, ठीक है। अब हम चलेंगे स्टेज 3 की तरफ। देखिए स्कोपिंग आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने जैसे आपको डिटेल में बताया, ये सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म 1 जो है, आप एप्लीकेशन जब फाइल करोगे तो फॉर्म 1 में फाइल करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करे जा रहा हूँ। ये जैसे मैंने 7 वर्किंग डेज वाला बोला, जैसे आपको 30 डेज वाला बोला, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ना। लेकिन मैं आपको जैसे बताता जा रहा हूँ, आपको ये सब समझना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग स्टेज 3 में, ठीक है। तो स्टेज 3 क्या है, पब्लिक कंसल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। ये क्या होता है, आपको टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करके दे दिया, ACAC या EAC ने आपको टर्म ऑफ रेफरेंस आपके प्रोजेक्ट का एक्नॉलेजमेंट दे दिया। अब जो है स्टेज 3 में क्या होगा, पब्लिक कंसल्टेशन। तो पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब है लोकल अफेक्टेड लोगों और स्टेक होल्डर की कंसर्न लेना और उन्हें EIE रिपोर्ट में इंक्लूड करना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने जाते हो, अगर सपोज एक रेसिडेंशियल एरिया में आ रहा है और कोई ऐसे जगह है जहाँ पे वो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे पब्लिक बहुत सारे रहते हैं, तो उनके ऊपर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट अगर होता है तो उनके ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए जब भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो उनका राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये स्टेज 3 में इंक्लूड किया गया है कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस तभी मिलेगा जब पब्लिक जो है आपको बोलेगी हाँ ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक कंसल्टेशन को बीच में रखा गया है इसी प्रोसेस लेने में। तो क्या है पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब, देखिए ये अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता जा रहा हूँ, है ना। तो पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब है लोकल अफेक्टेड लोगों को और स्टेक होल्डर की कंसर्न लेना और उन्हें EIE रिपोर्ट में इंक्लूड करना, या ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये स्टेज कैटेगरी A और B1 प्रोजेक्ट के लिए होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स। मतलब जैसे ये जो आपको मैं पढ़ रहा हूँ, ये जैसे मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर अगर आता है आपका प्रोजेक्ट तो ये एक्सेप्शन है। ये अगर इसके अंदर ये जो दिए है ना, इसके अंदर अगर आपका ये पॉइंट के अंदर आपका अगर प्रोजेक्ट फॉल हो रहा है तो आपको पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट जो है ये स्टेज को स्किप कर सकते हो, ठीक है। सर्टन रोड्स एंड हाईवेज विदाउट लैंड एक्विजिशन, ठीक है, सर्टन रोड्स और हाईवेज विदाउट लैंड एक्विजिशन। कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स भी EIE लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। B2 प्रोजेक्ट्स को भी पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है और EIE रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफेंस स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स, अब देखिए अब ये जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स जो बोला ना मैं, ये देखिए ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट। अब उस केस में अभी कल परसों ही एक न्यूज़ आया है, आप देखिएगा उसमें जो एक पर्टिकुलर माइनिंग वाला प्रोजेक्ट है, उसमें क्या बोल रहा है कि डिफेंस वालों को बोलते हैं ना पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आया है, तो ये इसी रूल के रेफर करके उन्होंने नोटिफिकेशन या ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज किया है, ठीक है। और पब्लिक कंसल्टेशन 2 पार्ट में होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंसल्टेशन 2 पार्ट में होता है।
पब्लिक हियरिंग जो प्रोजेक्ट साइट या उसके पास ऑर्गेनाइज होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या यूटी कमेटी के थ्रू, ये नॉर्मली 45 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। अब रिटर्न रेस्पॉन्सेस जो है जहां लोग अपने कंसर्न्स लिखित रूप में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका पब्लिक कंसल्टेशन होगा तो क्या है, एक तो मीटिंग होती है, लोगों से राय लिया जाता है और रिटर्न रेस्पॉन्सेस भी लिए जाते हैं जहां लोग अपने कंसर्न लिखते हैं, लिखित रूप में सबमिट कर सकते हैं। पब्लिक हियरिंग के बाद प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को अपने ड्राफ्ट ईआई रिपोर्ट में चेंजेस करके फाइनल ईआई रिपोर्ट सबमिट करना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसके बीच में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या करता है, अपना प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बेसलाइन स्टडी पर्टिकुलर जिस एरिया में उसको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है उस एरिया में वो करता रहता है, और उसके बेस पे एक ड्राफ्ट ईआई रिपोर्ट भी वो फाइनल करता, ड्राफ्ट ईआई रिपोर्ट भी बनाता रहता है। ड्राफ्ट ईआई रिपोर्ट मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। अब जो है पब्लिक कंसल्टेशन जब ये चलेगा स्टेज 3, अब उसके अंदर जो भी राय या ऐसे कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आएंगे पब्लिक की तरफ से, वो भी ईआई के अंदर उसको इंक्लूड करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पब्लिक कंसल्टेशन। आप यहाँ से लेकर के पब्लिक कंसल्टेशन को यहाँ तक पढ़ लेना, इसमें एक्सेप्शंस भी पढ़ लेना, और पब्लिक कंसल्टेशन किस तरीके से होता है ये आपको जो है इसमें समझ में आ जाएगा। अब हम चलेंगे स्टेज 4। स्टेज 4 क्या है, अप्रेजल। यहाँ पे आपका ईआई भी बन गया, फाइनल ईआई रिपोर्ट भी बन गया विथ मतलब पब्लिक कंसल्टेशन का रिकमेंडेशन के बाद, और आपका पर्टिकुलर स्क्रीनिंग भी हो गई, स्कोपिंग भी हो गई। फाइनल जो है अभी आपको अप्रेजल मिलेगा। अप्रेजल मतलब आपको या तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट होगी या तो आपको जो है आपका ये ईसी प्रोसेस रिजेक्ट होगी। ठीक है, बेस्ड अपॉन योर ईआई रिपोर्ट एंड पब्लिक कंसल्टेशन। ठीक है, तो अप्रेजल का मतलब है प्रोजेक्ट की डिटेल्ड स्क्रूटिनी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी या स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये प्रोजेक्ट जो है आपका डिटेल स्क्रूटिनी कौन करेगा, ईएसी करेगा या तो एसईएसी करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर डिटेल स्क्रूटिनाइज करके वो आपका प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेगा। ईएसी एसईएसी एप्लीकेंट को बुलाकर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ठीक है, अब ये तो जैसे ही आपने देखा होगा, जब भी आपके पास आपका प्रोजेक्ट का या ये रिपोर्ट बन जाता है, पब्लिक कंसल्टेशन होता है, जब ईएसी और एसईएसी क्या करते हैं, आपको टाइम देते हैं, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को टाइम देते हैं कि जो है आपका प्रोजेक्ट के बारे में आके समझाइए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के बारे में आके वो लोग समझाते हैं, और जो भी उनके क्वेरीज होते हैं उनको बताना पड़ता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसमें ये कंसर्न है और इसमें हम लोगों ने इस तरीके से मिटिगेशन प्लान बनाया है पॉल्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें वो लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, अप्रेजल प्रोसेस मैक्सिमम 60 दिन में कंप्लीट करना होता है। अप्रेजल प्रोसेस जैसे कि ये ईएसी वगैरह के पास जैसे ये वो अप्रेजल का प्रोसेस में आ गए, स्टेज 4 में आ गए। स्टेज 4 लिख देता हूँ मैं, स्टेज क्या होता है, अप्रेजल प्रोसेस में आ गए तो उनको ईएसी और एसईएसी के एक टाइमलाइन है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 60 डेज के अंदर ही उनको कंप्लीट करना होगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगले 15 दिन में फाइनल डिसीजन लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज, अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है या प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाहता है तो अलग प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये एक्सपांशन या तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है ये, नहीं डिटेल में समझ, अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। देखिए, पर्टिकुलर आपका कोई आपने प्रोडक्ट फ्रेश इसी के टाइम पे आपने कमिट किया है कि आप जो है प्रोजेक्ट के टाइम में एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि जो आप फ्रेश इसी में प्रोडक्ट लिए हो उसका भी एक आपने कैलकुलेशन किया होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट कितना होने वाला है, पॉल्यूशन लोड क्या रहने वाला है। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स के केस में क्या होता है कि सपोज आपने एक्सपांड किया, जैसे मैं बताया था ना, ये प्रोडक्शन आपने कैपेसिटी एनहांस करी, लेकिन आपका पॉल्यूशन लोड बढ़ा, तो उस केस में आप प्रोडक्ट मिक्स का एप्लीकेशन कर सकते हो। ये होता है प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ केसेस में एग्जेम्पशन भी मिला है, जैसे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज के बावजूद पॉल्यूशन लोड नहीं बढ़ रहा है और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, ये जो है कुछ एग्जेम्पशन है। अब ग्रांट और रिजेक्शन, अब ये सब कुछ हुआ, डिटेल में स्टडी हुई।
डिटेल में स्टडी करी, ईएसी और एसीएसी ने डिटेल में स्टडी किया। उनके पास 60 दिन का टाइमलाइन होता है आपका प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करके। एमओईएफसीसी को उन्होंने रिकमेंड, वो लोग रिकमेंड करेंगे। एमओएम, अभी आपका प्रोजेक्ट तो स्टडी कर लिया, वो एमओएम बनाएंगे, क्या मीटिंग ऑफ सॉरी एमओएम बनाएंगे और एमओएम को रेकमेंड करके एमओईएफसीसी और या तो जो है सिया को देंगे। अब सिया क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट को वापस देखेगी, ईएसी का रिपोर्ट और ईएसी का एमओएम और आपका रिपोर्ट, ये सब कुछ प्रॉपर देखेगी। उनको भी अगर कुछ होगा कि सपोज यार ये गलत हो रहा है या कुछ उनका कंसर्न होगा, वो जो है बैक टू ईएसी और ईएसी बैक टू फिर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कर सकती है। लेकिन अगर उनको सही लगा सब कुछ तो वो जो है ग्रांट या तो रिजेक्शन ग्रांट कर सकती है, या तो उनको सही नहीं लगा तो वो आपका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को 105 दिन में 5 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन लेना होता है। नॉर्मली ईएसी एसीएसी के रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होती है, लेकिन अगर डिसएग्री करना हो तो अथॉरिटी को रीजंस देने पड़ते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना पड़ता है। अगर टाइम पर डिसीजन नहीं आता तो एप्लीकेशन को डीम्ड अप्रूव्ड या रिजेक्टेड माना जाता है ईएसी की फाइनल रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है, अब जो है वैलिडिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हो गया स्टेज 4। ठीक है, हम लोग वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी ऑफ ईसी। ठीक है, तो रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसका 13 ईयर्स का वैलिडिटी है। अभी ये इसके बारे में एक अमेंडमेंट आया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये 13 ईयर्स का है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इसी का वैलिडिटी कितना है, देखो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये 13 ईयर्स का हो गया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, और अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स तक का है। और माइनिंग प्रोजेक्ट्स लीज पीरियड या मैक्स 30 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 50 ईयर्स विथ कंडीशंस, ये आपका माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए है। अब कोविड पीरियड अप्रैल 2020 से मार्च 2021 को वैलिडिटी कैलकुलेशन में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग, अब जो है पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ईसी, ये सब जो है हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आपको शायद आज पार्ट 2 में मैंने बताया था, जैसे कमिट किया था कि जो है स्क्रीनिंग पढ़ाऊंगा, स्कोपिंग पढ़ाऊंगा, पब्लिक कंसल्टेशन पढ़ाऊंगा और अप्रेजल पढ़ाऊंगा। ये मैंने जो है पढ़ा दिया है। आगे का जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पार्ट 3 में कवर करूंगा। ठीक है, अब जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं एक डिटेल समरी दे देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे। पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट जो है कैटेगरी ए में फॉल हुआ या तो बी में फॉल हुआ। ए वाला प्रोजेक्ट जो है, ए वाला प्रोजेक्ट वाला जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा, अपना जो प्रोजेक्ट का डिटेल जो है फॉर्म 1 या तो PFR प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को सबमिट करेगा किसके पास, ए वाला ईएसी के पास। ये सब सेम है ना, बस ईएसी की जगह यहाँ एसीएसी आ जाएगा, ध्यान रखना। मैं ये पूरा कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये ईएसी के पास सबमिट करेगा, ईएसी के पास सबमिट करेगा तो ईएसी क्या करेगा, टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करेगा स्कोपिंग के टाइम। स्कोपिंग में हमने को पढ़ा है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करेगा एज ए एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये रेफरेंस इशू किया विद इन 7 डेज और विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ईएसी जो टर्म ऑफ रेफरेंस इशू किया, उसके बाद आएगा पब्लिक कंसल्टेशन एंड फाइनल EIA रिपोर्ट। अब ये सब जो है पर्टिकुलर होने के बाद ईएसी के बाद वापस सबमिट करेगा कौन, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट PP। ठीक है, अब ये पब्लिक कंसल्टेशन फाइनल EIA रिपोर्ट स्टडी करके अगर इसका और ये टाइम देगा फिर से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कि हमको जो है आपका प्रेजेंटेशन दो और प्रॉपर हमको बताओ कि आपका जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आपका क्या प्लान है। तो वो फिर 1 आवर का प्रेजेंटेशन में जो भी क्वेरी होंगे वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उसको सॉल्व करेगा। उसके बेसिस पे वो क्या बनाएगा, MOM बना के किसको देगा, MOF मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री अगर मान जाती है कि ठीक है आपका MOM भी सही है, आपका रिपोर्ट भी सही है, तो क्या करेगा, ग्रांट EC। अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट EC। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, होपफुली मेरे को लगता है कि आपको जो है ये चारों स्टेज आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।